नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की मीटिंग बहुत खास होने वाली है और स्टार्ट करते हैं सर मीटिंग को। अ, अ, दिनेश सर, स्वागत है सर आपका कहानी लीडर्स की में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं आप। जी, थैंक यू। और सभी को जय आरसीएम, सभी का स्वागत है आज के सेशन में, आज की मीटिंग में। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीपक जी ने तैयार कर दिया है, या दीपक जी की वजह से, जो इंटरेस्टिंग बन गया है। लोगों के अंदर जिज्ञासा रहती है कि इस सेशन को मिस नहीं करना है। बिल्कुल। बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। हम सभी लोग ऑर्डिनरी लोग रहे हैं शुरू से। साधारण परिवार में जन्म हुआ। रहने वाला मैं यूपी बलिया का हूँ। अच्छा। पिताजी दिल्ली आए, हमें भी साथ ले आए। दिल्ली में ही पढ़े, वहीं पले बढ़े। और शादी ब्याह सब हो गया, और जॉब करते करते एक बहुत करीबी मित्र ने, जिनका नाम है रंजीत सिंह, अच्छा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आरसीएम के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आरसीएम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं था आइडिया। और सिर्फ दोस्त को उसका मन रखने के लिए, समझते नहीं, जी। उनका मन रखने के लिए हमने आरसीएम में अपनी आईडी लगाई, कुछ परचेजिंग की, कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे, कुछ में हमने कमियां निकाल भी ली। कुल मिलाकर के शुरुआत में बचने की बहुत कोशिश की। अच्छा। रंजीत जी ने लगातार फॉलोअप रखा। एक मीटिंग में बुलाते रहे, 6 महीने तक बुलाते रहे। और मैं जितने बहाने लगा सकता था हमने लगाए। और बहाने, सतीश पंडित जी बोलते हैं कि हमेशा कामयाब होते हैं। लेकिन बाद में बहाने लगाने में खुद को ही शर्म आने लग गई। उनका फॉलोअप इतना लंबा और इतना मजबूत था। फिर ऐसा समय आया कि अब बहाने बनाने में शर्म आने लगी, तो हमने कहा चलो छोड़ो, अब चलते हैं मीटिंग में। और जब मीटिंग में गए, वहां पर हमने लाइव इवेंट देखा, सेमिनार का जो रूप देखा, जो माहौल देखा, वहां हमने, जो मैं अपने आप को थोड़ा सा ईगो में था कि कॉल सेंटर में काम करते हैं, अच्छा। ये सब काम तो ऐसे लोगों के होंगे। लेकिन हम्म। वहां देखा तो वहां से मेरे से भी अच्छे पढ़े लिखे कामयाब लोग, गवर्नमेंट ऑफिसर, यहाँ तक कि मुझसे कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, पान का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति का टेक्निकल अचीवर बना था वो, उसका सेलिब्रेशन था। तो ये देख करके मुझे लगा कि ये काम में तो हर कोई कामयाब हो रहा है। फिर उस दिन से एक डिसीजन लिया, कोई करे या ना करे, मैं इस काम को जरूर करूंगा। और उसके बाद से फिर हमारी यात्रा चालू हुई। और अगर आरसीएम के सफर की बात करें, तो सबसे पहले मेरे मेंटर, मेरे कोच मनीष कालरा जी मुझसे मिलने आए। एक पलवल की नाइट ट्रेनिंग के बाद पहली बार मैं इनसे मिला, और कुछ उन्होंने बेसिक बताए। फिर हेमंत शर्मा जी घर पर आए मेरे। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कुछ विजन क्लियर किया, कुछ रीजन क्लियर किया। फिर कुछ प्लानिंग बनाई, और हमने मिल करके कुछ होम मीटिंग स्टार्ट कर दी। और धीरे धीरे इस तरह से यात्रा स्टार्ट हुई। और बहुत आनंदमय यात्रा है ये, क्योंकि नए नए लोग, कामयाब लोग, इन सब की संगत करने का मौका हमेशा मिलता रहता है। तो बड़ा रोमांचक सफर रहता है, क्योंकि आगे आपकी टीम में कैसे लोग आएंगे, इसका कुछ भी पता नहीं है। जी सर। तो मतलब एक दोस्त को खुश करने के लिए आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया है। जी। और बहाने भी खूब लगाए आप पीछा छुड़ाने के लिए। सबकी शुरुआत मैक्सिमम ऐसे ही होती है, जो मैंने महसूस किया इतने सालों का जो अनुभव है। ये कॉमन सी चीज है कि कोई भी अपने आप नहीं आना चाहता, और किसी को लाने के लिए लगातार फॉलोअप दोनों लगते हैं। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि कई बार क्या होता है कि आरसीएम में लोग शामिल हो जाते हैं या शामिल करा देते हैं लोग। जैसे मैं आज आरसीएम में शामिल हो गया और मैंने 5 लोग को शामिल कर दिया और मुझे पता ही नहीं कैसे काम करना चाहिए, तो उनके साथ में थोड़ी चैलेंज रहती है। तो सवाल यह है सर कि नए लोगों के साथ में कैसे काम करें ताकि एक अच्छा से काम निकल जाए। नए लोगों के साथ कैसे काम करें। बिल्कुल। नया व्यक्ति के पास, हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डाउट में भी रहता है, बहुत ज़्यादा उसके पास क्लैरिटी नहीं होती, कभी विजन की कमी होती है, कोई रीजन नहीं होता। तो सबसे पहला काम है नए व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी अच्छी सी काउंसलिंग हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए पहले कि ये इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से ये काम करती है, और यहाँ से क्या क्या मिल सकता है। कोई भी काम का एंड रिजल्ट जरूर देखना चाहिए। दिनेश मोहन जी की ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि अगर हम कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं, अगर उसके अंत को, फाइनल स्टेज को अगर ध्यान में रख करके करें, तो क्लियर कट रोड मैप बनाया जा सकता है। तो अगर हमने नौकरी का देखें, अंत तो आखिर में जीरो होना है। चाहे 40 साल नौकरी करो, उसका एंड रिजल्ट है जीरो। सेम ऐसे ही ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, उनका भी कंपटीशन है, और आगे चलकर के बच्चे संभालेंगे नहीं संभालेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री का अगर सही से आकलन किया जाए तो बहुत बड़ा स्कोप है। अगर ये नए व्यक्ति को समझ में आ जाए, तो सबसे पहले उसका जब रीजन क्लियर किया जाए और विजन क्लियर किया जाए, तो नए व्यक्ति की शुरुआत करने के लिए कुछ चीजें हैं जिससे उसको गुजारना है। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का, ये किस तरह से काम करती है, इसमें किस किस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं, क्या इसमें बेसिक्स हैं, क्या वो नया व्यक्ति शुरू में ही अपने चाल ढाल से बता देगा वो इसमें आगे चलेगा या नहीं चलेगा। छोटे छोटे बेसिक काम अगर हमने उन्हें बताए और फॉलो अप किया और वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं कमी रह गई है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको कोई बड़ा रीजन नहीं है। जैसे हमने लिस्ट बनाने के लिए उनको बोला, जो कि बहुत मामूली सा काम है, मुश्किल से आधे से 1 घंटा लगने वाला है, लेकिन ये छोटा सा मामूली सा काम करने में 5-5 साल में भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोगों को आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा उन्होंने लिस्ट बनाई नहीं। बेसिक स्किल्स के लिए तैयार करना, सबसे पहला उसको अपकमिंग कोई बड़ी मीटिंग में शामिल करना, क्योंकि विजन क्लियर करने के लिए और एक उसका फेथ बढ़े कि वो भी कामयाब हो सकता है, वो तभी हो पाएगा जब वो एक बड़े इवेंट में, सेमिनार में जाएगा, वो अटेंड करेगा और अपने पैसे से टिकट लेके अटेंड करता है, तो उसका विजन क्लियर हो सकता है, उसके अंदर इच्छा जागृत हो सकती है। जब तक उसके अंदर इच्छा नहीं है, तब तक ऐसा ही है कि घोड़े को तालाब तक ले जाओ, पानी तो अपनी मर्जी से पिएगा वो। तो उसके अंदर इच्छा पैदा करना कि वो भी कामयाब होना चाहता है, वो भी कामयाब हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते उसको वो लाइव इवेंट में आना चाहिए। अगर वो लाइव इवेंट में नहीं आ सकता तो काम तो करेगा, लेकिन उसके लिए काम नहीं होगा, जो उसके साथ काम करेगा, जो भी सीनियर साथी, वो काम उसका बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर। मतलब कि नए लोगों के साथ में काम करने का पहला तरीका जो है कि सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करें, उसका एक रोड मैप तैयार करें, उसका विजन क्लियर करें, रीजन क्लियर करें, और बेसिक के ऊपर उसको लेके आए, जैसे लिस्ट बनाना हो गया। ये सारी चीजें अगर हम तैयार कर देते हैं उसके साथ में अगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना लग जाता है काम करने के लिए, और वहीं से ही पहचान हो जाती है कि हाँ, ये काम करने के लिए व्यक्ति तैयार है। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में कब तक काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में कब तक काम करना है एक व्यक्ति। देखिए, इसमें दो दो स्टेज हैं।
जी। एक होता है काम तो ऐसे जब तक करना जब तक सांस चलेगी, लेकिन इसमें एक स्ट्रगल फेज रहता है। सही सवाल शायद ये हो सकता है कि कब तक संघर्ष रहेगा। हम्म। क्योंकि काम तो जब तक वो स्ट्रगल वाला फेज है, जब तक ही वो काम लगता है, उसके बाद तो फिर वो काम नहीं लगता। तो कुछ बेसिक्स सीखने में जो टाइम लगता है वही स्ट्रगल फेज है। और बेसिक्स क्या है, जैसे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति को अगर गाड़ी उसने खरीद ली है, उसे कहीं जाना है, तो कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद ले, वो ड्राइवर के कपड़े पहन ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर उसको ड्राइविंग स्किल नहीं आती है तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो बेसिक स्किल्स तो सीखने में जितना कम समय, जितना ज़्यादा वो मेहनत करें, उतनी जल्दी उनका संघर्ष वाला फेज खत्म हो जाएगा। संघर्ष रहता ही जब तक है, जब तक वो डिपेंड रहते हैं किसी सीनियर साथी पे, किसी थर्ड पार्टी पे। जब तक उनको कम्युनिकेशन करना नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन देना नहीं आ रहा, फॉलो अप करना नहीं आ रहा, लिस्ट बनाना नहीं आ रहा, बात करना नहीं आ रहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आ रहा, ये शुरुआती 4-6 महीने, मैक्सिमम 1 साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी शिद्दत से बेसिक्स को सीख रहे हैं। अगर बेसिक्स को पहले सीख गए तो फिर संघर्ष वाला दौर खत्म हो जाता है, फिर आनंद वाला दौर स्टार्ट होता है। मतलब कि जो संघर्ष जो है, मेहनत जो है, कि भाई हमें कब तक काम करना है, तो सवाल ये निकल के आया कि बेसिक काम करें, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाना अपना सीख गए, है ना। और क्या नाम है, अभियान प्रचार अच्छे से अब दिखा रहे हैं, टीम में लेके जा रहे हैं, ओवरऑल सारा चीज वो समझ गया है, करने लग गया है। तो वहीं तक मेहनत है उसकी। मतलब कि लीडर के रूप में तैयार हो गया वो, मीटिंग में जा रहा है, टीम को लेके जा रहा है, वीकली मीटिंग हो रहा है, होम मीटिंग हो रहा है, तो ये यही यहीं तक मेहनत है ना। बिल्कुल। इसको ऐसे भी थैंक यू समझ सर। सकते हैं एग्जाम्पल से। जिस जी। तरह से हमें कब तक चलना है, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरू हम्म। में वो खड़ा भी नहीं हो पाता, हम्म। लेकिन उसको आगे चल के चलना ही है। तो धीरे धीरे क्या करता है, पहले खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, घुटनों के बल चलता है, फिर उंगली पकड़ के चलता है। और जब वो चलना सीख जाता है फिर वो गिरता नहीं है। हम्म। कई बार गिराने से भी नहीं गिरता है, नहीं गिर। और वो जिंदगी भर चल सकता है अपने पैरों पे। तो इसमें भी जितना संघर्ष का दौर हमें कम करना है, उतना हमने बेसिक को मजबूत करना है। मतलब कि इसका बेसिक बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति को अगर कामयाब होना है, कुछ करना है लाइफ में, तो बेसिक के ऊपर अगर वो फॉलो करे, बेसिक को पकड़ के चले, तो वो आगे चल सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। कई बार क्या होता है कि आरसीएम में लोग ज्वाइन हो जाते हैं और किसी और कंपनी में चले गए, या किसी ने और कुछ नया प्लान बता दिया, और समझ में नहीं आता है, छोटे बच्चे की तरह होते हैं, तो समझ में नहीं आता करना क्या, तो अपना दिमाग लगाते हैं। तो अपना दिमाग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं दाएं बाएं, और वो फंस जाते हैं, फिर वो बाद में फिर वो दोष देते हैं। तो सवाल मेरा सर आपसे ये है कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले क्या करना चाहिए। देखिए, जब ये हमारी यात्रा बिल्कुल नई है, नया सफर है, तो हर अगला कदम पता नहीं सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पे बहुत से अनुभवी लोग जा चुके हैं। और इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमेशा हमें सीनियर साथियों का, अनुभवी लोगों का गाइडेंस मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनके अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। तो जब भी अगर हम उनसे सलाह करके या उनकी निगरानी में कुछ भी करेंगे, तो वो पहले ही कुछ गलतियां करके सीख चुके हैं, तो हमें वो गलती रिपीट होने से बचाएंगे। कहते हैं कि हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि सब कुछ अपने अनुभव से सीखा जाए। तो सीनियर साथियों का जो अनुभव है वो हमारा बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारी गलतियों से बचा सकता है। और बिल्कुल जैसा आपने बोला कि नया साथी भटक जाता है कई बार, वो भटकता ही जब है जब वो सीनियर साथी का हाथ छोड़ देता है। तो मेले में एक बच्चे के साथ
पिताजी जा रहे हैं, तो पिताजी की जिम्मेदारी होती है कि वो हाथ पकड़ के रखता है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, बच्चा हाथ छुड़ाना चाहता है, और अगर मेले में बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया तो उसके भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो बहुत परेशान हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी होता है। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले एक बार अपने सीनियर अप्लाई से संपर्क करें, एक बार सलाह करें कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। और इसमें बात आती है कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होगा। तो जो हम्म। एक नया साथी ज्वाइन है एक अनुमान की तरह है, और एक पुराने साथी हैं काफी समय से हैं, 2 4 5 10 साल से हैं, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है कि उस फील्ड में चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें पता होती हैं उनको। तो उसमें कोई भी नया कदम उठाने से पहले एक बार अपने अप्लायंस के सीनियर से जानकारी लें कि कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए। बिल्कुल सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक लीडर है, यह कैसे पहचान करें? कई बार नहीं होता पहचान हम कर पाते हैं, तो लगे रहते हैं उसी के साथ में जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम करते रहते हैं। और बाद में होता है या तो जय आरसीएम बोले जा रहा है, करता कुछ है नहीं। और बस जय आरसीएम कहता है, ना मीटिंग में दिखता है ना कहीं दिखता है। और कई बार लगता है ऐसा कि हाँ यार कुछ करेगा, इस महीने कुछ करेगा, और होता कुछ नहीं है, और सालों गुजर जाते हैं। तो एक व्यक्ति को पहचान करने के लिए सही लीडर की कैसे पहचान करें कि हाँ ये सही व्यक्ति है? बिल्कुल, देखिए, लीडर का मतलब ही होता है लीड करने वाला। लीड करने का मतलब होता है आगे चलने वाला। और जो अपने आप से आगे चलेगा, कांटे भी उसको मिलेंगे, फूल भी उसी को मिलेंगे। गलतियां भी उसी से होंगी, सुधार भी वही करेगा। गालियां भी उसी को पड़ सकती हैं, तारीफें भी उसी को मिल सकती हैं। तो लीडर का मतलब है आगे चलने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला। तो इसकी पहचान कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हमने कोई भी काम सौंपा, तो किसने उस काम को, पहले तो जो अपने आप ही ले ले, वो तो बहुत बड़ा इनबिल्ट उसके अंदर लीडरशिप है। लेकिन किसी साथी को हमने बताया, कोई काम, कोई टास्क दिया, और उसने जिम्मेवारी के साथ उस काम को करना चालू कर दिया। देसी भाषा में बोले, वो बात मानने वाला जो भी है, जो उसको बोला एज इट इज वो मानने को तैयार है। तो इसको और पीछे ले जाएं, तो जो सबसे अच्छा फॉलोवर होगा आपका, आपका मीन्स जो भी इसका कोच है, अगर वो बहुत अच्छा फॉलोवर है, तो वो बहुत अच्छा लीडर बनने की क्वालिटी उसके अंदर है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ तुक्के वाली बात नहीं है, चांस वाली बात नहीं है। गारंटी है कि जिसके अंदर लीडरशिप है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग कामयाब हुए हैं। लीडरशिप नहीं है तो कभी भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरा, लीडर की पहचान ये भी है कि कई बार हमें लगता है जो आदमी ज्यादा बोलता है, स्मार्ट तरीके से बात करता है, या जिसकी बहुत जान पहचान है, या जिसका रुतबा अच्छा है, वो लीडरशिप, या उसका सर्कल बहुत अच्छा है, वो हमें लगता है। लेकिन वो लीडरशिप बाहर से नजर आती नहीं है, वो फेक भी हो सकती है। असली लीडरशिप तो पता चलेगी जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, और जब वो स्टार्ट करेगा, तो जो शुरुआती रिजेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, उसको किस तरह से वो ले रहा है। अगर वो डर गया, वो उसकी ईगो पे चोट लग गई, वो पीछे हटने के लिए चला गया, और सब पीछे हटते भी हैं, लेकिन अगर गाइड ने, कोच ने उसको संभाला और वो नहीं संभल रहा, तो खोखला लीडर था, वो निकल जाएगा। बिल्कुल सर। आपने बिल्कुल सही बताया है कि एक लीडर की पहचान ये हो गई कि वो लीड करने वाला हो, आगे चलने वाला हो, और जो चैलेंज होते हैं शुरुआती दौर में वो फेस करने करने के लिए तैयार हो, बड़े सपने हो उसके, फॉलो अप करे, सीनियर को फॉलो करे कि वो सीनियर जो जो बातें बता रहे हैं उसी पे चले वो। और एक लीडरशिप की पहचान यही होती है, और ड्रीमर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि
कई बार होता है थर्ड पार्टी की बात आती है। अब थर्ड पार्टी तो खैर अभी कोई ज्वाइन हुआ है हाल में ही, हफ्ते में, 10 दिन में, या 1 महीने में कोई व्यक्ति ज्वाइन है, और जो पुराने साथी वो बोलते हैं थर्ड पार्टी बहुत काम की है, थर्ड पार्टी यूज करना चाहिए, है ना। और थर्ड पार्टी हमें समझ ही में नहीं आता थर्ड पार्टी होते कितने प्रकार के हैं, थर्ड पार्टी किसे बोलते हैं। और वो थर्ड पार्टी लेके ही हम ही खुद बैठे होते हैं कि थर्ड पार्टी, है ना। और नए व्यक्ति को सो डर भी लगता है यार, पूछे क्या थर्ड पार्टी क्या होती है। तो सवाल सर मेरा आपसे ये है कि थर्ड पार्टी किसे कहते हैं, थर्ड पार्टी का क्या रोल है। बिल्कुल, थर्ड पार्टी का रोल सबसे ज्यादा इसलिए है कि पहले हम फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को समझते हैं। जी। फर्स्ट पार्टी का मतलब हो गया मैं या जी। हम। सेकंड पार्टी का मतलब हो गया सामने वाला, आप या तुम। और थर्ड पार्टी का मतलब हो गया हम दोनों के अलावा तीसरा वो व्यक्ति, या तीसरा वो कोई भी टूल हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है। तो थर्ड पार्टी के एंगल से हम चीजों को बेहतर देख देख पाते हैं। कई बार हम सिचुएशन के अंदर चीजों को नहीं समझते, सिचुएशन के जो बाहर है वो चीजों को अच्छे से देख पाता है। सपोज दो लोग झगड़ा कर रहे हैं किसी छोटी सी बात पे, लेकिन वो दोनों उस सिचुएशन के अंदर उस बात को बड़ा बनाए बैठे हैं। हमारा जो कोई पड़ोसी होगा वो आकर देखेगा कि ये तो जरा सी बात थी, वो आकर के समझाएगा, वो सुलह करा देगा आराम से। लेकिन हम एक दूसरे को जो समझा रहे होते हैं तो हम समझने के मूड में नहीं होते। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी उस सिचुएशन के अंदर ही रहते हैं, कैद में। थर्ड पार्टी हमेशा हमें वो चीज दिखा पाती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे उस समय, उस घटना में वो चीजें नहीं देख पा रहे। तो थर्ड पार्टी का मतलब हो गया एक तरीके से टूल भी हो गया। और उदाहरण भी बहुत सारे दिए हुए हैं, कई सारी। अगर आप सीढ़ी सुनेंगे सतीश पंडित जी की तो एक स्टोरी से समझ में आ भी जाएगा। एक मुल्ला नसरुद्दीन जी अपनी वाइफ के साथ एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं कहीं ऊपर। तो उसी लिफ्ट में एक खूबसूरत महिला भी होती है। अब वो मुल्ला जी की नजर, या एक मानव की प्रवृत्ति भी होती है कि अच्छी चीजों की तरफ नजर जाती ही है। तो मुल्ला जी भी तिरछी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेगम जो होती है वो भी देखती है कि ये देख रहे हैं तिरछी नजर से। अब उनको गुस्सा तो आता है। तो इतने में क्या होता है कि उस सुंदर महिला को चिकोटी काट देता है कोई। महिला को लगता है कि यही घूर रहा था, किसी ने काटी होगी। तो वो महिला उस नसरुद्दीन जी के गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। और फिर वो लिफ्ट से बाहर निकलती है। मुल्ला नसरुद्दीन जी बहुत शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा होने के बाद अपनी बेगम की तरफ देखते हैं और बोलते भी, खुदा की कसम, चिकोटी मैंने नहीं काटी थी। तो कह रहे हो तो मुझे पता है आपने नहीं काटी थी। तो कह रहे वो तो मैंने काटी थी उसको। कह रहे आपने क्यों काटी? कह रहे आप उनको इतनी देर से घूर रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके गाल पे एक जोरदार तमाचा मारूं। तो वो बोलते हैं कि फिर मैडम आप ही मार लेती। तो बोलता है नहीं, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से बेहतर समझ में आया ना, अब जीवन भर के लिए सबक मिल गया। तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी का टेस्टिमोनियल भी थर्ड पार्टी का ही एक रोल निभाते हैं। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्टी बोल रहा हूँ। सेकंड पार्टी को अभी जानकारी नहीं है, तो थर्ड पार्टी का हवाला दे करके हम लोग कोई भी टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। हम जब सेमिनार में जा रहे हैं, हम बैठ करके बता रहे हैं सामने कि इसमें इतने बड़े अवसर हैं, इतने समय में इतनी कामयाबी पाई जा सकती है, हम बता रहे हैं। लेकिन हम फर्स्ट पार्टी हैं। सेमिनार में लेके चले गए, वो थर्ड पार्टी हो गई। गुरुकुल में आ गए, थर्ड पार्टी हो गई। 8 PM में है, थर्ड पार्टी हो गई। कोई वीडियो दिखा दिया हमने, ये थर्ड पार्टी हो। यानी हमारे अलावा कोई भी चीज जब सामने वालों को समझा रही हो तो थर्ड पार्टी है। बिल्कुल सर। इसका उत्तर ये निकला कि जो काम मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करवा सकता, वो बुक हो गया, सीडी हो गई, अपलाइन हो गई, सेमिनार हो गए, मीटिंग हो गए, ये सारे थर्ड पार्टी में आते हैं।
कई बार ऐसा लगता है कि यार ये चीज इसको बताऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा, है ना। और वहीं अगर सेमिनार में लेके चले गए तो बढ़िया से धुलाई हो जाती है कि हाँ यार ये चीज मुझे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सर ने ये भी चीज बता दिया, यार मेरा काम तो बढ़िया हो गया। और कहीं ना कहीं ये हिट होता है ये, बिल्कुल। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अ, अ, अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारा बहुत से लोगों की पसंद एक होती है, जैसे दाल रोटी किसी को बहुत पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, किसी को स्विमिंग करना पसंद है। तो सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, जिससे आप कुछ सीखते हो। ऐसी कोई मूवी बताएं जो सब लोग इंस्पायर हो कि हाँ बिल्कुल। देखिए, दो तरह का मूवी में इंटरेस्ट होता है। एक होता है मनोरंजक, मतलब मनोरंजन। मजा आना चाहिए, तो इस तरह की मूवी अलग है। और कुछ होती हैं मोटिवेशनल कह लो या इंस्पिरेशनल कह लो, जिससे कुछ सबक मिले, जीवन में आगे बढ़ने का कुछ मन करे। तो मनोरंजक मूवी तो बाहुबली, बाहुबली 2, ऐसी कुछ KGF, इस तरह की ये होगी मनोरंजक। लेकिन कुछ मूवी जिन्होंने इंस्पायर किया, उसमें से एक है जो जीता वही सिकंदर, सुल्तान, 3 इडियट्स, दंगल। ये इस तरह की कुछ मूवी हैं जो बहुत इंस्पायर करती हैं। और जो जीता वही सिकंदर बहुत बेहतरीन मूवी, मैंने अपने स्कूल टाइम में, बचपन में देखी थी। तो वो एक अलग लेवल की स्टोरी थी। और सुल्तान में भी बहुत कुछ हमें, मैं तो उसकी वीडियो भी कटिंग भी है, लेकिन मैंने अभी ट्राई किया पहले, तो वो उसमें वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी। नहीं तो उसको मैं कुछ क्लिप से कुछ प्ले करता आज की मीटिंग में। लेकिन कोई बात नहीं, कभी बड़े प्रोजेक्टर पे होगा तो करेंगे उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बार हमें ये मूवी देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अब कई बार क्या होता है सर कि आरसीएम में लोग शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के एक महीने बाद बोलते हैं कि जी पैसा नहीं आया जी। तो अपलाइन बोलती है हाँ जी आएगा आएगा, ये काम करो आएगा। विश्वास नहीं होता जी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। फिर तीसरे को ज्वाइन करा दिया, दूसरे को, चौथे को, ऐसे ज्वाइन कराते चले गए। और सारे बोल रहे हैं पैसा आएगा, कब आएगा कब आएगा। और एक आस पे रहते हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा रहता कि यार कंफ्यूजन रहती है कि यार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पैसा कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, है ना। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम में पैसा कौन कमाएगा, या कौन बनाएगा, या कौन पैसा निकालेगा आरसीएम से। बिल्कुल। देखिए, एक सामने वाले से अगर हम ये पूछें कि पैसा कब मिलता है, हर एक चीज का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। और आप कितने पैसे के लायक अभी बने हैं, कितने पैसे की काबिलियत आपने अर्जित कर ली है। ये तो पक्का है कि बगैर काम और बगैर काबिलियत के पैसा आने से रहा। हर क्षेत्र में जहां से भी वो पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी उनके अंदर। बिना काबिलियत के, बिना काम के पैसा कहीं से नहीं मिलना। तो जो हमारी इंडस्ट्री में पैसा मिलना है, उसमें जो काबिलियत, जो स्किल्स चाहिए, वो उसमें कितने पारंगत हैं, और उस पर कितना वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कितनी करके दे रहे हैं, यानी वॉल्यूम कितना जनरेट करके दे रहे हैं। पैसा समय से नहीं आता, पैसा टीम में कितने लोगों को शामिल कर दिया इससे नहीं आता। पैसा आता है कितना वॉल्यूम हुआ, और कितनी स्लैब, किस स्लैब पे पहुंचे हैं, स्लैब के हिसाब से कितने लेग स्ट्रक्चर से आया, कितनी इनकम आएगी। तो बहुत आसान है, MS कैलकुलेटर पे उसको काउंसिल करके दिखाएं कि जब आप इतना वॉल्यूम जनरेट करेंगे तो इतना पैसा आएगा, इतना जनरेट करेंगे तो इतना आएगा। अगर आपका ड्रीम है यहाँ से लाख रुपए कमाना, तो हमारा लाख रुपए वाला लेवल देखें क्या आता है। वो हमारा स्टार पर्ल पे आ जाता है मल्टी लेग से, एमराल्ड पे आ जाता है 2 लेग से। तो उसमें हमें कितना टर्नओवर चाहिए, कितना टीम साइज चाहिए, कितने स्ट्रक्चर में, कितने लेग में कितना, मतलब एक क्लियर कट पैसे की भाषा का सामने वाला हमारे पास जो
लेवल्स हैं वो भी पता रहने चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करता है एक एसोसिएट लेवल पे, बिल्कुल लास्ट लेवल पे, तो उसे मिल रहे हैं 15,000। उसी कंपनी में किसी को मिल रहे होंगे 1.5 लाख, किसी को मिल रहे होंगे 5 लाख भी। तो अगर वो 5 लाख पाना चाह रहा है तो जो 5 लाख वाला जो काम कर रहा है, उतनी जिम्मेदारियां, उतनी स्किल्स, उतना अनुभव वो ले लेगा तो वो भी पा जाएगा। लेकिन वो इतनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, वो काम चोरी करना चाहता है, वो बिना किए पाना चाहता है। तो पाना चाहता है उसको नहीं मिलेगा, जो बन जाएगा उसके काबिल उसको मिल जाएगा। तो बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें चीजें सामने से फेस करनी होती हैं। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा पौधा है नीम का, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी निगोली, उसका पत्ते, उसकी खाल, उसकी छाल, मतलब वो सब कुछ काम करती है। अब ये सोच करके उसने नीम का पौधा लगाया और अभी वो सिर्फ अंकुर ही फूटा है। अब वो उससे पूछने लग जाए पौधे से ही कि इस पे निगोरी कब आएगी, इसकी छाल कब मेरे काम आएगी। तो प्रकृति का नेचर है कि उसको उतना बड़ा होने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। पहले ही दिन में उसने उसकी दातुन बना कर लिया काम, तो बाकी चीजों से वंचित रह जाएगा वो। बिल्कुल सर, आपने सही बताया कि काबिलियत होनी चाहिए पैसा लेने के लिए आरसीएम से। और जो पैसा आता है वो परचेज वॉल्यूम से, स्लैब से आता है वो। जितना स्लैब होगा, 2 लैग में, 3 लैग में, मल्टी लैग में, उसी हिसाब से पैसा आएगा। बिल्कुल। और थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे कोई पानी गंदा है तो उसको साफ करने का तरीका है कि थोड़ा उसमें पानी डालते रहें तो साफ हो जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम लोग करते हैं और कहीं ना कहीं हर चीज के लिए एक सामान होता है, एक एक औजार होता है। टायर खोलने का औजार अलग है ना। और जैसे घर का प्लास्टर कराना है तो उसके लिए हमें करनी चाहिए होता है, फंडी चाहिए होता है। पेंट करना है तो उसके लिए रोलर चाहिए, ब्रश चाहिए, है ना। तो हर काम के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, अलग अलग टूल बनाए गए हैं। तो आरसीएम के लिए ऐसा कौन सा वो टूल है जो काम करता है? कोई ऐसा टूल जो बताएं जो आरसीएम में वो काम आए। टूल का क्या रोल है आरसीएम? देखिए, टूल जैसा बताया कि बगैर टूल का तो कोई भी काम होता ही नहीं है। एक मोची भी जब बैठता है जूते सिलने के लिए, पॉलिश करने के लिए, तो 1,500 के टूल तो वो भी लेके बैठता है। तो हमारे पास कुछ टाइप के टूल्स हैं जिनके शुरुआत में जरूरत है, लेकिन एक सबसे मजबूत टूल है, मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे बेसिक टूल है स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन जी। तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज हम स्मार्टफोन की वजह से अपने अपने घर बैठ करके आज इस मीटिंग में हैं। जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे आएंगे इसमें। हमारा जो बुक्स हैं वो एक टूल्स हैं। फिर हमारे पेपर और पेन, ये एक टूल है। हम्म। और सबसे बड़ा जो टूल है वो है बोर्ड मार्कर। क्योंकि जो बोर्ड मार्कर तक की अवस्था पे आ गया, सही मायने में वो व्यक्ति ग्रो करेगा, वो व्यक्ति कामयाबी की शिखर तक जाएगा। तो हमारी एक यात्रा जो है मोबाइल से चलते हुए, पेन पेपर से चलते हुए बोर्ड मार्कर तक आ जाते हैं। तो सही मायने में आपने ग्रोथ की है, आपने बहुत कुछ किया है। और आप एक अच्छा नाम बनाने वाले हैं, अच्छी पहचान बनाने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड मार्कर का मतलब होगा कि आप खड़े हैं और सामने जनता हुए आप उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं या कोई चीज़ उनको सिखा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत करेज भी चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो असली टूल है बोर्ड मार्कर तक पहुंचना। जी, थैंक यू सर।
बहुत अच्छा आपने बताया कि बुक हो गया, सेमिनार हो गई, सीडी हो गई, अपलाइन हो गई, स्मार्टफोन हो गए, बोर्ड मार्कर हो गए, ये आते हैं टूल में। और हमारे पास अगर टूल नहीं है तो हम आगे जा नहीं सकते और बड़ा काम नहीं कर सकते, और टूल बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर, और ये अंतिम सवाल है। सवाल सर, कई बार क्या होता है कि आरसीएम में हम शामिल हो गए और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और सीनियर भी हमारे साथ में हैं, और कई सारे सीनियर हैं, है ना। अब उसमें समझ में नहीं आता है कि असली सीनियर कौन है, अपलाइन कौन है, किसके साथ में काम करें। और कई बार देखा जाता है कि अगर एक अपलाइन और टीम में कोई साथी ज्वाइन है और अच्छा से बढ़िया से रिलेशन बन रहा है, तो वहां से काम निकलना चालू हो जाता है। और कई बार लोग असमंजस में रहते हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अपलाइन कौन है, यह कैसे पहचान करें। अपलाइन कौन है, यह कैसे पहचान करें, जो आगे हमें लेके जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए पहले आपको निकलना पड़ेगा बाहर। अपलाइन तो वो भी है जिसने आपको ज्वाइन कराया। अपलाइन वो भी है जो आपसे 2-3 लेवल ऊपर है। अपलाइन आपका रॉयल्टी अचीवर भी है, टेक्निकल अचीवर भी है, आगे डायमंड तक भी है। लेकिन जो आपके साथ फील्ड में आपको मेहनत कर सकता है, आपके साथ आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। और इसमें देखो, दो तरह की अपलाइन की जरूरत जरूर पड़ती है। एक हमारा एक कोच की तरह साथी रहते हैं, जिन जो हमारी काउंसलिंग, हमारे गाइडेंस के काम आते हैं। उनको हम हमेशा शायद फील्ड में लेकर ना जा सकें। और एक साथी जो अनुभवी है, आगे बढ़ना चाहता है, महत्वाकांक्षी है, और उसके अंदर जोश है, जुनून है, वो साथी फील्ड में रहना चाहता है और फील्ड में उसके साथ है, तो वो आपको फील्ड का अनुभव बहुत दिलाएगा। और जो फील्ड से सीख सकते हैं, उससे बड़ा ज्ञान तो कहीं से नहीं मिल सकता। तो दो तरह के इसमें रहेंगे अपलाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला है, जो हमारे साथ फील्ड में समय बिताएं, जिनके पास वो सारी बेसिक स्किल्स हों, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हों, पूरे ड्रेस कोड में हो, और आप जितनी भी हम मीटिंग कराएं वो आराम से हैंडल कर लें। और एक हमारे कोच होने चाहिए, जहां पर हम सब लोग जा करके या जूम मीटिंग के माध्यम से उनसे काउंसिल करें। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि अपलाइन कौन करे, ये पहचान हम कर सकते हैं। एक कोच के रूप में हो सकते हैं जो हर जगह ना जा सके, लेकिन वो बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप काम करें तो आप आगे जा सकते हैं। और एक हमें अनुभवी चाहिए जो फील्ड में हमारे काम आए, जो हमें फील्ड में हर चीज के लिए बताता रहे, समझाता रहे, है ना। और बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे सवालों के आपने अच्छे से जवाब दिए। और थैंक यू सर दिनेश जी, धन्यवाद सर आपका।